दोस्तों नमस्कार। वेलकम बैक टू ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि आपके इस YouTube चैनल पे इंग्लिश की क्लासेस तो दी गई है, करंट अफेयर्स भी आपके पास जा रही है, मैथ्स का क्लासेस अमित सर के माध्यम से आपके पास गई। आज मैं आपको वैसे टीचर से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं जो आपके इस ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब के ऑफलाइन क्लासेस में पटना, आरा और बिहटा के आसपास बखूबी जाने जाते हैं। और ये वैसे टीचर हैं जो टू द पॉइंट पढ़ाने वाले टीचर हैं, जिनका पढ़ाया हुआ मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल हूबहू आती है। ठीक है, जैसा कि बच्चे भी कहते हैं जब एग्जाम देने जाते हैं तो बताते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स ऐसे हैं, मैक्सिमम सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हूबहू एग्जाम में आ गए। तो मैं पहले भी बता चुका था कि आपके लिए जीएसवी लेकर के ये ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब आपके सामने आ रही है। तो आज मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूं हमारे जीएस फैकल्टी रंजन सर से। रंजन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आ जाएं और बच्चों को कुछ बताएं। आइए सर, वेलकम। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छा ही हैं, क्योंकि अभी जो समय है घर पर रहने का समय है और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने जो कर्तव्य है उसको पूर्ण करना है। मैं आप लोगों के बीच जीएस का क्लास शुरू करने जा रहा हूं ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब में। जैसे चंदन सर बोले कि रंजन सर अभी पटना में अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्लास अभी रुका हुआ है, लेकिन मैं आप लोग की सेवा में आज से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और मेरा ये कहना है कि आप क्लास को देखिए। अमित सर का मैथ का क्लास, चंदन सर का इंग्लिश का क्लास, और साथ साथ में चंदन सर तो इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपको करेंट अफेयर्स भी साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहे हैं। ये आप लोग के लिए सेवा हो रही है, तो आप यहाँ से भटकिए मत, आप यहाँ से कुछ फायदा उठाइए और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्त, बातचीत होती रहेगी, लेकिन आज हम आपके बीच आज इंडियन पॉलिटी का इंट्रोड्यूस फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट चैप्टर से आज स्टार्ट करना चाहता हूं और धीरे धीरे इस तरह से वीडियो आपके सामने दिखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग एंजॉय कीजिए। और आज बहुत बढ़िया चैप्टर सर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी। ऐसे भी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रुचि है आजकल के लोगों की, और गांव घर में भी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हुआ करते हैं। तो चलिए आज क्लास में भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। चलिए बच्चों को कुछ बताइए। ठीक है, वेलकम, पढ़ाई कीजिए आप लोग। आज आप लोग को इंडियन पॉलिटी में संविधान सभा से रिलेटेड आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि सबसे पहले संविधान सभा का गठन करने की बात कैसे हुई, कहां से हुई और क्यों इसका गठन करने की बात कहा गया। क्योंकि किसी भी चीजों को पूरा करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है और एक पूर्ण रूप से संगठित होना आवश्यक है, तभी आप किसी सभा को पूर्ण रूप से तैयार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार संविधान सभा में सबसे पहले भारत का संविधान होना चाहिए, ये बात कैसे हुई और किसने कहा, इस चीज को आज हम लोग समझेंगे। तो संविधान सभा को गठन करने के लिए बात कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में
संविधान सभा का गठन करने का संस्तुति पेश किया गया। अब यहाँ एक बात आता है कि कैबिनेट मिशन क्या है, और ये जुलाई 1946 में जब पेश किया गया तो वह भारतीयों के द्वारा पेश किया गया या अंग्रेजों के द्वारा पेश किया गया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि कैबिनेट मिशन के तहत इसमें 3 प्रमुख व्यक्ति थे, जो आपका नाम इस प्रकार है। पहला व्यक्ति है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, दूसरा व्यक्ति है क्रेब्स स्टैफोर्ड, तीसरा व्यक्ति है अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति जो थे कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन करने की बात कहा था कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। ठीक है, जब संविधान सभा की गठन करने की बात पूरी हो गई तो आखिर इस गठन को, इस सभा को कैसे पूरा किया जाए, ये बात तो आती है। तो यहां मेंबर का चुनाव हुआ, सदस्यों का चुनाव हुआ। जब कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की गठन करने की बात पूरी हो चुकी, 3 व्यक्तियों के द्वारा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, क्रिप्स स्टैफोर्ड, अलेक्जेंडर, ये तीनों व्यक्ति ने ये बोला था कि भारत का अपना अब संविधान होना चाहिए। तो संविधान सभा को गठन करने के लिए यहां सदस्यों का चुनाव हुआ, यानी कि टोटल मेंबर 389 सदस्यों का चुनाव हुआ। हालांकि चुनाव हम बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव का मतलब यह होता है कि आप समझ गए कि वयस्क मताधिकार द्वारा, ऐसी बात नहीं, उनकी कोई निर्वाचन नहीं हुआ था, उनको मनोनयन किया गया था, चुना गया था, मतलब मनोनीत किया गया था। टोटल मेंबर 389 सदस्यों को जो मनोनयन किया गया, चुना गया, ये 389 सदस्यों को कैसे चुना गया, यहां आपको प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया, यानी कि 389 सदस्यों का चुनाव प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया। यह सदस्य कहां से लिया गया, सदस्यों को कहां से लिया गया, यानी कि ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य, देशी रियासत ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य, 292 सदस्य। देशी रियासत का मतलब होता है जैसे राजा जैसे होते थे, देशी रियासत से 93 सदस्य लिया गया, और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य, कितना सदस्य, 4 सदस्य को चुना गया, यानी कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, देशी रियासत से 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य, यानी कि टोटल कितना सदस्य हो गया, 389 सदस्य। अब ये सदस्यों को 3 संप्रदायों में बांटा गया। कितने संप्रदायों में, 3 संप्रदायों में। ये 389 जो सदस्य हुए, आपको देखा गया कि ब्रिटिश प्रांत से कितना, 292 सदस्य, देशी रियासत से 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य। ये सदस्यों को 3 संप्रदायों में बांटा गया। कितने संप्रदायों में, 3 संप्रदायों में। ये 3 संप्रदाय सिख, मुस्लिम और यहां हिंदू की बात नहीं आती है, यहां सामान्य आता है, जनरल। हालांकि ये तीनों संप्रदायों को 2 भागों में कर दिया गया। कितने भागों में, 2 भागों में। प्रमुख रूप से यहां 2 ही भाग काम करना शुरू किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ये 2 संप्रदाय यहां काम करना शुरू किया। जब संप्रदायों को 2 भागों में बांटा गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उसके बाद संविधान सभा की बैठक की बात कहेगी, जिसमें प्रथम बैठक आपका
9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ये प्रथम बैठक, यानी कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अब यहां एक बात आती है कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए। तो हालांकि उस समय टोटल सदस्यों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया कि इनको अध्यक्ष पद बनाया जाए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग कुछ विरोध करना शुरू किए, इसलिए इस बैठक को सफल नहीं माना गया। तो इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक प्रकार से अस्थायी अध्यक्ष नहीं, अस्थायी अध्यक्ष बनकर रह गए। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों ये अस्थायी रहे? रीजन क्या था कि मुस्लिम लीग इसका विरोध किए, इसलिए बैठक सफल नहीं हुआ। तो यहां अस्थायी पद को न रखकर अस्थायी पद बना दिया गया। तो यहां क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। हालांकि 2 दिन बाद दूसरा बैठक, यानी 11 दिसंबर को दूसरा बैठक 11 दिसंबर को 1946 ईस्वी में ही, यानी 9 दिसंबर पहला बैठक, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरा बैठक किया गया, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष पद, यानी अस्थायी रूप से अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहां 2 क्वेश्चन हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पहला क्वेश्चन यह कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो प्रथम बैठक में बने थे, और अस्थायी अध्यक्ष दूसरा बैठक बने थे। हालांकि ज्यादा दिन का अंतर नहीं था, 2 ही दिन का अंतर था। पहला बैठक 9 दिसंबर और दूसरा बैठक 11 दिसंबर। हालांकि यह क्वेश्चन आता है, क्या तीसरा बैठक भी हुआ था? तो तीसरा बैठक भी हुआ था 2 दिन ही बाद। तीसरा बैठक भी हुआ था 2 दिन ही बाद, यानी कि 11 के बाद 13 दिसंबर को। 11 के बाद 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946। अब यहां कुछ क्वेश्चन यहां इंपॉर्टेंट बनता है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरा बैठक किया गया। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि हम पहले तो अध्यक्ष पद को चुन लिए थे, इसमें तो अध्यक्ष पद की कोई बात थी नहीं। हालांकि इस तीसरा बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका को पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका पेश किया था। उद्देशिका का मतलब यह होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यह जानना चाहते थे कि अगर हमारा संविधान बनकर तैयार होता है तो बनकर कैसा दिखेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी चीज में एक उद्देशिका पेश किया था, और ये बाद में उद्देशिका का नाम प्रस्तावना हो गया। उद्देशिका का नाम क्या हो गया? प्रस्तावना हो गया। हालांकि प्रस्तावना को संविधान सभा में गठन किया गया 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। यहां से क्वेश्चन काफी बनता है, ये आपका अलग चैप्टर बन जाएगा, प्रस्तावना आपको अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको यह बता रहे हैं कि तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पेश किया। उद्देशिका का मतलब यह था, वह जानना चाहते थे कि हमारा संविधान अगर बनता है तो बनकर कैसा दिखेगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। और यही उद्देशिका को बाद में प्रस्तावना बोला गया, और प्रस्तावना को गठन किया गया 22 जनवरी 1947 ईस्वी में। जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसका प्रस्तावना को संविधान में कब जोड़ा गया, संविधान का आत्मा किसे कहा गया, संविधान का कुंजी किसे कहा गया, ये सारे VI क्वेश्चंस प्रस्तावना से बनता है, जो नेक्स्ट वीडियो में इसका क्लास हम लोग देखेंगे।
संविधान सभा की प्रथम बैठक आपको हम बता चुके हैं कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सैदानंद सिन्हा को बनाया गया। लेकिन इस बैठक में क्या है, 2-2 दिन का अंतराल है। पहला बैठक 9 दिसंबर, दूसरा बैठक 11 दिसंबर, तीसरा बैठक 13 दिसंबर, यानी कि 9, 11 और 13। लेकिन अध्यक्ष पद की बात आती है तो प्रथम बैठक और दूसरा बैठक में ही आता है। तीसरा बैठक सिर्फ उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देशिका को पेश किया था, जो उद्देशिका बाद में प्रस्तावना का नाम से जाना गया और उसी प्रस्तावना को संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को इसका गठन किया गया। प्रस्तावना का नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से इसका क्लास मिलेगा। यहां आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान शब्द का सबसे पहले विचार किसने दिया था? भारतीय, तो एम.एन. राय ने दिया था। यानी ये क्वेश्चन बनता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान शब्द का विचार सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया था? तो एम.एन. राय ने दिया था। हालांकि हम लोग जैसे वीडियो में संविधान की प्रथम बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक और उद्देशिका को बाद में प्रस्तावना कहा गया, तो इस प्रकार आगे बढ़ने के बाद संवैधानिक सलाहकार यानी कि एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। वो सलाहकार समिति यानी कि सलाहकार समिति, यहां एक क्वेश्चन बनता है कि संवैधानिक रूप से सलाहकार रूप में किसे चुना गया? तो उसको एक सलाहकार समिति के नाम से जाना गया। तो सलाहकार रूप में बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव। तो यहां क्वेश्चन एक बनेगा कि भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। इसी प्रकार जब सलाहकार समिति का गठन किया गया तो संविधान सभा के तहत 13 समितियों का गठन किया गया। कितनी? 13 समिति का गठन किया गया। अब यहां एक क्वेश्चन बनेगा कि 13 समिति की गठन की बात आती है तो 13 समिति का नाम जानना जरूरी है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम जो पॉइंट देते हैं वो आपका एग्जाम के रिलेटेड देते हैं, जो एग्जाम में आपको उस क्वेश्चन की आने की संभावना है उस क्वेश्चन को फोकस किया जाए। हालांकि दोस्तों मैं ये भी बात बोलता हूं कि अगर किसी को घर पर मेहनत करने की अगर जज्बा हो जाए तो आप किसी भी काम में आप मुकाम पर पहुंच सकते हो। तो यहां हमने जो पढ़ाया उस चीज को आप समझेंगे घर पर और उसको बृहत रूप से अपने आप से प्रयास करेंगे कि इसको और कैसे अच्छा किया जाए। ठीक है, तो 13 समिति का गठन किया गया। अब यहां कुछ प्रमुख समिति का हम नाम बताएंगे। जैसे पहला समिति का नाम संघ समिति, जिससे एक क्वेश्चन पूछता है। अब संघ का मतलब क्या? केंद्र। संघ समिति का मतलब क्या होता है? केंद्र होता है, यानी कि संघ समिति। दूसरा आपका प्रांत समिति, तीसरा संचालन समिति। जो इंपॉर्टेंट है उसी समिति का हम नाम बता रहे हैं। चौथा झंडा समिति। इस प्रकार हम प्रमुख समिति का नाम बताएं। अब यहां एक बात आती है कि संघ समिति के लिए अध्यक्ष पद को किसे चुना गया, यानी संघ समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो आपको मालूम है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ समिति को अध्यक्ष बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ समिति का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रांत समिति। तो प्रांत यानी कि देशी रियासतों यानी कि राज्यों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो प्रांत से रिलेटेड किसको चुना गया? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा संचालन समिति। संचालन समिति का अध्यक्ष पद किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति
बने थे। उसके बाद झंडा समिति, झंडा समिति का अध्यक्ष जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी को चुना गया। चलो दोस्तों, यहां आपको प्रमुख समिति का हमने बात कहा, जिसमें 13 समिति का गठन किया गया था, लेकिन इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट समिति का ही नाम बता रहे हैं, जिसमें पहला संघ समिति जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांत समिति डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति जेबी कृपलानी। हमने 13 समिति की जो बात कहा, जिसमें प्रमुख समिति का नाम आपको बताया, संघ समिति, प्रांत समिति, संचालन समिति और झंडा समिति। एक प्रमुख समिति का नाम आपको एक और बताते हैं, जिसका नाम है प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्ट ऑफ कमिटी कहते हैं। ये प्रारूप समिति जो है, इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये ड्राफ्ट ऑफ कमिटी यानी प्रारूप समिति, 13 समिति में सबसे प्रमुख आपका समिति जो बना, उसको प्रारूप समिति कहा गया है, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हालांकि प्रारूप समिति में एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? तो 7। यहां एक बात आता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन बनेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थे। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि 7 सदस्य कौन कौन थे। तो यहां देखिए क्वेश्चन बनता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप उसको घर पर क्लियर कर सकते हैं। ये हम बार बार क्लास में भी आपको बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी है। यहां हम लोग जो आपको दे रहे हैं, एक लाइनअप दे रहे हैं, एक जागरूक कर रहे हैं, ताकि आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब का यही प्रयास है कि हमारे स्टूडेंट जो भी हो वो अपने मुकाम पर पहुंचे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, तो यहां आपको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जो भी पॉइंट हम दे रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, हालांकि अगर वो जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, इसको ऐसे बताया जाए, ताकि हमको पता चले कि उस कमेंट में क्या आ रहा है और हमने क्या बताया और क्या आपकी प्रॉब्लम है, वो हमको जानकारी होगी। नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी पॉइंट लिखा जा रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और ध्यान से मेरा बात भी सुनेंगे। तो हमने बताया था कि 13 समिति का जो गठन किया गया, उसमें हम कितनी समिति का नाम बताया? पहला संघ समिति, दूसरा प्रांत समिति, तीसरा संचालन समिति, चौथा प्रारूप समिति और झंडा समिति, और सभी का अध्यक्ष पद को भी नाम बताया। तो यहां क्वेश्चन बनता है प्रारूप समिति से कि प्रारूप समिति का गठन किसने किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसमें सदस्यों का चुनाव कितना हुआ था? तो 7 सदस्य। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947। तो इसमें पूछ सकते हैं आप कि प्रारूप समिति में सदस्य जो थे क्या क्या नाम था? जैसे आप NG आयंगर थे, BL मुंशी थे, BL मित्रा थे, KM मुंशी थे, गोपाल कृष्ण आयंगर थे। ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। ठीक है, अब यह एक बात आती है कि जब संविधान सभा की गठन करने की बात आई, तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उसमें समय लगा था कि नहीं लगा था? संविधान बनने में समय लगा था ना? तो आप समय कितना लगा था ये सबको मालूम है। 2 वर्ष 11 माह
18 दिन नहीं, यानी 3 वर्ष में कितना दिन कम है? 3 वर्ष में कितना दिन कम है? 12 दिन नहीं, 3 वर्ष में सीधे 3 वर्ष में 12 दिन घटा देना है, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस प्रकार जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, तो ये बनकर जब तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान शब्द को यानी संविधान सभा को अंगीकृत किया गया। यहां अंगीकृत की बात आती है, अंगीकृत की बात आती है, लागू की बात नहीं आती है। अंगीकृत यानी कि अंगीकृत का मतलब 389 सदस्यों में से 284 सदस्यों का साइन हस्ताक्षर हो गया था। संविधान सभा का जब अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और इस पर 284 सदस्यों को साइन भी हो चुका था, लेकिन इस डेट को संविधान को लागू नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया? क्या दिक्कत थी इस डेट को लागू करने में? एक बात था, हमारा देश लाहौर अधिवेशन के समय 26 जनवरी 1930 ईस्वी को एक बार स्वाधीनता दिवस मनाया था, लेकिन वह स्वाधीनता दिवस सफल नहीं हुआ। हमारा देश तो आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ और उसी दिन से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो उसी डेट को याद करने के लिए, यानी 26 जनवरी को याद करने के लिए ये इसको रोका गया और संविधान को पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। किस रूप में इसको मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां एक बात आती है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान को अंगीकृत कर दिया गया और इस पर 284 सदस्यों का साइन भी हो गया और इसे लागू नहीं किया गया, रीजन एक ही था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हमारा देश एक बार आजाद स्वाधीनता दिवस मनाया था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। इसी कारण इस डेट को याद करने के लिए हमारा देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। हालांकि संविधान दिवस, एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब होता है, ये क्वेश्चन आती है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को होता है। अगर संविधान दिवस पूछा जाए कि किस डेट को मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर ही होगा। संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को ही होता है। अब यह कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि हमारा राष्ट्रीय जो गान है जन गण, वो 26 जनवरी से पहले 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था और राष्ट्रीय गान को गाया था। राष्ट्रीय गान आप लोग जानते हैं जन गण मन है, सब लोग बच्चे से ही इसको गाकर आते हैं और इसका समय सारणी भी आप जानते हैं कितना सेकंड लगता है, 52 सेकंड लगता है। यहां से क्वेश्चन भी आता है कि जन गण किसने लिखा था? तो डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान कहां से लिया गया है? तो दुर्गेश नंदिनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? दुर्गेश नंदिनी से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत की भी बात आती है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और ये कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और आप वीडियो देखने के बाद जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमको यहां प्रॉब्लम हो रही है, ताकि ये हमको मालूम चले कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस कमेंट के द्वारा आप जरूर लिखिए कि सर इसमें कुछ हमको बताइए, और नेक्स्ट वीडियो के द्वारा आपको वहां प्राप्त हो जाएगा, वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और इसे किस रूप में मनाया गया? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। हालांकि ये बात हम पहले बोल चुके हैं कि संविधान पूर्ण रूप से बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन
उस डेट में लागू नहीं करके उसको अंगीकृत कहा गया। क्या कहा गया? अंगीकृत कहा गया। और अंगीकृत होने का कारण यह है कि उस डेट में 284 सदस्यों का उस पर साइन हो चुका था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू करने का तात्पर्य यह था कि हमारा देश लाहौर अधिवेशन के समय 26 जनवरी 1930 ईस्वी को एक बार स्वाधीनता दिवस मनाया था, लेकिन वो स्वाधीनता दिवस सफल नहीं हुआ। उसी डेट को याद करने के लिए नवंबर, यानी कि नवंबर से जनवरी कितना महीना हुआ? 26 नवंबर से 26 दिसंबर एक महीना और 26 दिसंबर से 26 जनवरी 2 महीना, यानी कि 2 महीना के बाद हमारा देश के संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है, अब यहां संविधान को जब लागू किया गया तो इसमें क्या ऐड किया गया और क्या क्या रखा गया? तो इसमें प्रमुख आपको संविधान में आर्टिकल यानी अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद को जोड़ा गया। और उस समय जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था, उस समय अनुच्छेद की संख्या 395 था, 395 था। उसके बाद अनुच्छेद के बाद भाग की संख्या कितना? 22। हालांकि रेलवे ग्रुप डी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि संविधान में भाग की संख्या कितनी है, और ऑप्शन में 22 नहीं था। ऑप्शन में 22 नहीं था, ऑप्शन में था 23, 24, 20 और 25। यहां बहुत लड़के कंफ्यूजन हुए थे। क्यों हुए थे? कि बार बार किताब में भी, लुसेंट में भी, या बहुत सारे बुक में संविधान में भागों की संख्या 22 ही बताया गया है, लेकिन उसमें आंसर था बहुत लोग, कोई 20 मारा, कोई 21 मारा, और कुछ लोग कंप्लेन भी कर दिया क्वेश्चन का कि क्वेश्चन ये क्या है, गलत है। ठीक है, लेकिन उसका आंसर था उस ऑप्शन में, और आंसर क्या होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25 होगा। जब हम भाग पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि 22 के साथ 3 और भाग बढ़ता है, जैसे 4 के क, 9 के क, 9 के ख। ठीक ना? वो भाग जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस वीडियो में इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद के बाद भाग कितना हुआ? 22, लेकिन हमको 22 ही भाग जानना है। ऑप्शन के अनुसार 25 आंसर देंगे, अगर ऑप्शन में 22 रहेगा तो 25 आंसर नहीं होगा। ठीक है, अनुसूची। अब यहां एक बात आता है कि यहां जो भी क्वेश्चन बनेगा उस समय संविधान में क्या लगेगा? मूल संविधान लगेगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहेगा कि मूल संविधान के समय अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? मूल संविधान का मतलब यह होता है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन मूल संविधान और वर्तमान दोनों में अंतर है कि नहीं? अंतर है, अंतर हो जाएगा और आंसर भी उसका अलग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा कि मूल संविधान के समय अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? तो 395। मूल संविधान के समय भाग की संख्या कितनी थी? 22। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। अब यह एक बात, मूल को हटाकर वर्तमान लगाते हैं, तो वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 444 प्लस वर्तमान में तो भाग 22 ही होगा, लेकिन ऑप्शन के तहत 25 भी आंसर माना जाएगा, लेकिन प्रमुख रूप से क्या माना गया है? 22 ही माना गया है। अनुसूची मूल संविधान में कितना? 8, वर्तमान में कितना? 12। वर्तमान में कितना? 12। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और इसी चीज को क्लियर करना है। ठीक है, इसको स्क्रीन बोर्ड इसको ले लेंगे, स्क्रीन ले लेंगे। नेक्स्ट हम लोग इंडियन पॉलिटी में अनुसूची पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुसूची। अब यह एक बात आती है कि संविधान का जो भी निचोड़ है वो अनुच्छेद, भाग और अनुसूची से जुड़ा हुआ है। अगर ये तीनों चीज को क्लियर कर लेते हैं तो आपका 80% इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये रंजन सर बार बार इस बात को बोलते हैं कि हम वही चीज पढ़ाएंगे जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी पर फोकस करेंगे। और मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा, ताकि मुझे भी लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, आपको एग्जाम में हेल्प मिल रहा है, तभी मेरा पढ़ाने का एक सफल तरीका होगा। अन्यथा अब क्या कहें हम,
थोड़ा सा हम लोग मजाकिया मूड में भी आते हैं। आज की डेट में क्या है कि बहुत लोग जान सर को जानते हैं। अब जान सर क्या है हमको भी मालूम नहीं है। वो सुनते हैं कि मुर्दों को भी खड़ा कर देते हैं, लेकिन हमें उतना ताकत नहीं है कि मुर्दा को हम खड़ा करेंगे। हम जान वाले को ही खड़ा करेंगे, तो मुझे जान वाले की जरूरत है, मुर्दों की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।